हेलो फ्रेंड्स, दिस इज संजय यादव। वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑन एल्कीन। एल्कीन में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन जो होता है आपका, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें से कुछ टॉपिक्स हम कवर करने जा रहे हैं। एंटी एडिशन ऑफ ब्रोमीन, ब्रोमीन का जो एडिशन होता है एल्कीन में, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और आपका इपॉक्सीडेशन ऑफ एल्कीन, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये जो आपके मैंने कंटेंट लिए हैं वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकंड एडिशन क्लाइडन का है। ठीक है, सो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं एल्कीन के रिएक्शंस की, जो उसमें हम कवर करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। यहाँ पर मैं आपको डिफरेंट टाइप के जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करता है एल्कीन, आप देखें यहाँ पर ये जो मैं एक एल्कीन लिया हुआ हूँ और उस एल्कीन का डिफरेंट कंडीशंस में, दैट इज डिफरेंट रिएजेंट के साथ रिएक्शन करा रहा हूँ। तो ये जो है डिफरेंट रिएजेंट जो है डिफरेंट टाइप के रिएक्शंस करेंगे एल्कीन के साथ, लेकिन इनमें जो एक चीज़ कॉमन है वो ये है कि ये आपके जितने भी रिएक्शंस मैंने यहाँ पर शो किए हैं, ये सभी जो है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑफ एल्कीन, एल्कीन में जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता है उसके एग्जाम्पल हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो ये देखिए ब्रोमीन, ब्रोमीन जो है वो भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन शो करता है। MCPBA मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड, ये भी इसी टाइप की मैकेनिज्म शो करता है। तो डिफरेंट टाइप के आपके प्रोडक्ट बनते तो हैं, लेकिन इनमें जो है आपका इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का मैकेनिज्म ऑपरेट होता है। आगे मैं इस इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन को अच्छे से डिस्कस करूंगा, क्योंकि एल्कीन में क्यों इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन पाया जाता है, इसके पीछे रीज़न क्या होता है। ठीक है, तो पहले स्टेप में अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पर कुछ और प्रोडक्ट बन रहा है। इसमें ब्रोमीन का एंटी एडिशन दिख रहा है। देखो आपका ये जो आपका डबल बॉन्ड जो है वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया और दोनों ब्रोमीन जो है एक दूसरे के एंटी पोजीशन पर ऐड हो गए। तो ये सभी में आपका पाई बॉन्ड जो है वो ब्रेक होकर के आपका सिग्मा बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है। तो आपका ये एडिशन रिएक्शन ही है। और एडिशन रिएक्शन के साथ साथ यहाँ पर ये जो मैकेनिज्म जो ऑपरेट होता है वो होता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। जैसे कि यहाँ पर अगर आप देख रहे होंगे तो अगर ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करके यहाँ पर अब जो ब्रोमीनियम आयन बनाए हुए हैं, अगर उसको मैं ब्रोमाइड आपका जो माइनस आयन है उससे रिएक्शन न करा करके कोई एल्कोहल के साथ रिएक्शन कराता हूँ तो कुछ डिफरेंट टाइप का प्रोडक्ट बनता है। जब एपॉक्सीडेशन कराते हैं तो एपॉक्सीडेशन के बाद जो आपका काउंटर आयन है, जो आपका निगेटिव आयन है, जो रिंग ओपनिंग करने जा रहा है, वो क्या बनाता है, वो डिपेंड करता है कि आपका रिएजेंट वहाँ पर क्या यूज़ कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर OSO4 ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड के प्रेजेंस में एल्कीन जो है सीन एडिशन देता है और आपका दो जो कार्बो हाइड्रोक्सी ग्रुप को सीन पोजीशन पर ऐड कर लेता है। ठीक है, वैसे ही ये ओजोनोलाइसिस को दिखाया गया है। HbR2 के साथ रिएक्शन, मर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन को, और ये HBr। तो ये इतने इम्पोर्टेंट रिएक्शंस हैं एल्कीन के कि इन सभी रिएक्शंस को अगर मैं एक साथ कंक्लूड करूं तो यहाँ से आपको बिल्कुल दो क्वेश्चन आपके यहाँ से पिक हो जाते हैं, जहाँ पर ये दो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में जनरली आते हैं। ठीक है, चाहे वो आपका ब्रोमिनेशन हो, चाहे वो एपॉक्सीडेशन हो, चाहे वो मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन हो। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि ये आपके सिंपल एक ही स्टेप में हो, ये मल्टीपल स्टेप्स वाले जो रिएक्शंस है उनके बीच में कहीं ना कहीं इन चीज़ों को ऐड कर दिया जाता है। क्लियर है भाई? यहाँ पर देखिए, ये जो आपका एल्कीन इज ऑक्सीडाइज्ड, एल्कीन में जो आपका कार्बन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये जो ऊपर जो इधर मैं रिएक्शन दिखाया हूँ उसमें आपका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होता है, लेकिन ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट जो है आपका नीचे वाले में, ये जो नीचे रिएक्शन लिखा गया उसमें नो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पर कार्बन के ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंज नहीं पाया जाता। क्लियर है? तो इस लेक्चर में हम जनरली डिस्कस करेंगे ब्रोमिनेशन, Br2 का कैसे एडिशन होता है, क्यों ये रिएक्शन शो करता है,
और एपॉक्सीडेशन देखेंगे जिसमें MCPB के कुछ रिएक्शन हम एग्जांपल्स को भी कवर करने की कोशिश करेंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट रिएक्शंस हैं, सिंपल सा है। अगर आप इन चीज़ों को सही तरीके से समझते हैं तो आप इन क्वेश्चंस, ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसको आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और आप अपना मार्क्स इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, सो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक बने रहिए और लेक्चर को एंजॉय कीजिए। देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पर एल्कीन रिएक्ट्स विद ब्रोमीन, दैट इज कैसे पता चलता है कि आपको ये जो एल्कीन है वो रिएक्शन कर सकता है ब्रोमीन के साथ। तो हमको पता है कि यहाँ पर ये जो ब्रोमीन का जो कलर होता है वो ब्राउन कलर होता है। जो ब्रोमीन का जो वाटर होता है वो ब्राउन कलर का आपका एक एक्वस सॉल्यूशन होता है। ये आपका एक्वस सॉल्यूशन बोलता हूँ, ये जो आपका ब्राउन कलर का जो आपका ब्रोमीन वाटर होता है, उस ब्रोमीन वाटर को जब एल्कीन के कांटेक्ट में लाया जाता है तो उसका जो कलर है, ब्रोमीन का जो कलर था वो डिसअपियर हो जाता है, वो क्या हो जाता है, कलरलेस हो जाता है। तो कलरलेस हो रहा है मतलब वहाँ पर अब वो ब्रोमीन Br2 के फॉर्म में नहीं एग्जिस्ट कर रहा है। अब वो जो है आपका कुछ रिएक्शंस कर गया, तभी तो उसका कलर गायब हो गया। दैट इज आप ऐड क्या किए थे, एल्कीन। तो एल्कीन के एडिशन से ये जो आपका ब्रोमीन का जो कलर है वो डिसअपियर हो जाता है। तो इसके लिए इस रिएक्शन को आपके ये जो आपका क्लासिक टेस्ट फॉर एल्कीन होता है, जैसे एल्कीन को आपको टेस्ट करना है तो ये जो आपका एक बढ़िया सा एक पुराना मेथड है जिसमें आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि अगर ब्रोमीन का कलर जो ब्राउन कलर है वो अगर डिसअपियर हो जाता है तो आप क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर कोई एल्कीन है और वो एल्कीन जो है उस ब्रोमीन के कलर को कलरलेस सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर देता है। क्लियर है भाई। अब देखिए ये इसका रिएक्शन एक्चुअली क्या है। तो ये जो आपका कोई सिंपल एक मैं एथाइलिन जिसको मैं इथिन बोल रहा हूँ, वो इथिन को रिएक्शन करा रहे हैं ब्राउन ब्रोमीन के साथ। तो ये जो है कलरलेस 1,2-डाइब्रोमोएथेन में चेंज हो जाता है। दैट इज एडिशन रिएक्शन प्रोसीड होती है और दोनों ब्रोमीन का इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के थ्रू एंटी एडिशन एल्कीन में हो जाता है। यहाँ पर एक पाई बॉन्ड जो है टूट करके 2 सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। दैट इज इट इज़ अ काइंड ऑफ एडिशन रिएक्शन। अब बात आती है कि ये रिएक्शन होती क्यों है, तो नेक्स्ट स्लाइड में मैं इसको अच्छे से समझाऊंगा। लेकिन इसके लिए आप ये देखिए कि अगर कोई सिंपल और अनकॉन्जुगेटेड एल्कीन है, कोई ऐसा एल्कीन है जो कॉन्जुगेशन में नहीं है, मतलब उसके डबल बॉन्ड जो है इधर उधर नहीं जा रहे हैं, तो ये एल्कीन जो है वो क्या है, आपका सिंपल है अभी और या फिर अनकॉन्जुगेटेड है। तो उस कंडीशन में एल्कीन का जो पाई बॉन्ड है वहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है वो ज़्यादा है, पाई क्लाउड ज़्यादा है। और जब पाई क्लाउड ज़्यादा है तो वहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होने के कारण वो जो आपका एल्कीन है वो न्यूक्लियोफिलिक हो जाता है। क्लियर है। और न्यूक्लियोफिलिक के साथ साथ वो न्यूक्लियोफिलिक नेचर के होने के कारण किसी इलेक्ट्रोफाइल जब उसके कांटेक्ट में आता है तो वो उसके साथ रिएक्शन कर लेता है। क्लियर है भाई। आगे बढ़ सकते हैं, चलिए आगे डिस्कस करते हैं। तो ध्यान दीजिए नेक्स्ट स्लाइड में है आपका ऑर्बिटल व्यू। जो आपका ये रिएक्शन होता है, जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन एल्कीन में ब्रोमीन का होता है, वो एक्चुअली कैसे होता है, तो इसको मैं इनके ऑर्बिटल व्यू के अकॉर्डिंग मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा ये एक एल्कीन है और इसका जो होमो होता है एल्कीन का, जब आप बाइमॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आप बनाएंगे तो वहाँ पर इसका जो हाई ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है जिसको हम होमो बोलते हैं, ऐसा ऑर्बिटल जिसके आपका अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है प्रेजेंट रहता है। ठीक है। तो देखिए वो जो आपका होमो होता है इसमें एल्कीन में, वो फील्ड पाई ऑर्बिटल होता है। फील्ड पाई ऑर्बिटल दैट इज उसका पाई ऑर्बिटल जो है कम्प्लीटली फील्ड होता है। तो यहाँ पर ये जो एल्कीन है इस फील्ड पाई ऑर्बिटल दैट इज होमो के कारण ये न्यूक्लियोफिलिक नेचर शो करता है, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है
तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होने के कारण इसको न्यूक्लियोफाइल चाहिए, आई मीन ये न्यूक्लियोफिलिक नेचर का शो करता है, इसको इलेक्ट्रोफाइल चाहिए। और ब्रोमीन का जब आप लूमो देखते होंगे, जब मैं आपको डिस्कस कर रहा था कि क्या होता है इलेक्ट्रोफाइल, क्या होता है न्यूक्लियोफाइल, तो वहाँ पर ये जो आपका ब्रोमीन होता है उसका जो एंटी बॉन्डिंग सिग्मा एंटी बॉन्डिंग जो ऑर्बिटल होता है, जो ब्रोमीन मॉलिक्यूल का ल्यूमो होता है, लो ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सिंपलेस्ट या मिनिमम एनर्जी वाला ऐसा ऑर्बिटल जिस पर आपका इलेक्ट्रॉन ना हो, ठीक है। तो वो जो ल्यूमो है वो आपका इसका एम्प्टी सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होता है, और ये जो है लो लाइंग सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल के कारण इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है। दैट इज इस ब्रोमीन मॉलिक्यूल को इलेक्ट्रॉन चाहिए, और इस एल्कीन को आपको क्या चाहिए, ऑब्वियसली न्यूक्लियोफाइल है तो न्यूक्लियस चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है इसको न्यूक्लियस चाहिए और इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट कैरेक्टर रख रहे हैं, दैट इज एक दूसरे के थ्रू ये अट्रैक्शन फोर्स रखेंगे, ठीक है। तो ये ऑर्बिटल व्यू है। अब देखिए यहाँ पर ये जो पाई क्लाउड है, उस पाई क्लाउड में आपका इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है और यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन की कमी है इसके ल्यूमो में, तो ये एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन कर सकते हैं क्या? बिल्कुल। तो आगे बढ़ते हैं, तो देखिए यहाँ पर ये जो है होमो है, होमो पाई फील्ड पाई ऑर्बिटल है। यहाँ पर फील्ड पाई ऑर्बिटल मतलब पाई ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, मतलब वहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है। और ये ल्यूमो का जो सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बोल रहा था वो खाली है, एम्प्टी है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए और इसको न्यूक्लियस चाहिए। तो ये जो है एक बॉन्डिंग इंटरेक्शन करते हैं, और बॉन्डिंग इंटरेक्शन के थ्रू दोनों एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करने के थ्रू यहाँ पर ये जो है एक ट्राईसाइक्लिक रिंग बना लेते हैं। ट्राईसाइक्लिक रिंग देखिए, जिसमें यहाँ पर अगर ये ब्रोमीन के साथ रिएक्शन किया है तो अगर देखो ये जो आपको पाई आपका ऑर्बिटल है वो अगर इसके एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में अटैक करेगा, तो जब एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो उसके रेस्पेक्ट में जो बॉन्डिंग आपका बॉन्डिंग सिग्मा बॉन्डिंग होता है वो बॉन्ड टूट जाता है, बॉन्ड ऑर्डर में कमी आ जाती है। तो जैसे जैसे ये इसमें अटैक करते जाएगा तो ये वाला जो सिग्मा बॉन्डिंग है वो टूटते जाएगा। तो देखो ब्रोमीन जो है दो भाग में टूट जाएगा जैसे ही ये जुड़ेगा इसके साथ, एक ब्रोमीन प्लस में और एक ब्रोमीन माइनस में। अब ब्रोमीन प्लस वाले को तो इलेक्ट्रॉन चाहिए था, तभी तो इनके साथ इंटरेक्शन किया है, तो ये एल्कीन के साथ जुड़ गया और ब्रोमाइड माइनस बाहर हो गया। तो बच्चों यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि ये एक ऐसा रिंग बना जिसमें 3 मेंबर वाली ये रिंग है, ट्राईसाइक्लिक है, और ब्रोमीन पर प्लस चार्ज है। तो ब्रोमीन है इसलिए ब्रोमो, और प्लस चार्ज है इसलिए ईएम। तो ब्रोमीनियम आयन, इसको क्या बोलते हैं, ब्रोमीन पर प्लस चार्ज क्रिएट हुआ है इस रिएक्शन से, इसलिए इसको ये जो इंटरमीडिएट बन रहा है उसको क्या बोल रहे हैं, ब्रोमीनियम आयन। ये तो बात हुई ट्राईसाइक्लिक रिंग की। अब इसके ऑर्बिटल को मैं आपको बता देता हूँ कि वो कैसे होता है। तो देखिए यहाँ पर ये आपका जो ब्रोमोनियम आयन जो बना है उसमें ये ब्रोमीन पर प्लस चार्ज है और ये CH2 और ये CH2। अब ये ब्रोमीनियम जो आयन है उसमें सिग्मा बॉन्डिंग है, देख लीजिए ये सिग्मा बॉन्डिंग और ये सिग्मा बॉन्डिंग। तो ये जो दोनों सिग्मा बॉन्डिंग है उसमें कोई भी, अब आप बात करते हैं कि जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में कि जब सिग्मा बॉन्डिंग बना है तो सिग्मा एंटी बॉन्डिंग भी बनेगा। तो इसके लिए आपका ल्यूमो का काम कौन करता है, जो सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होता है वो ल्यूमो का काम करता है। और ब्रोमाइड ऑब्वियसली ब्रोमीन माइनस, अब ब्रोमीन माइनस आपको पता है कि ये एक अब न्यूक्लियोफाइल है, इसको न्यूक्लियस चाहिए, और ये ल्यूमो है, इसको ल्यूमो मतलब लो अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो लो अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को इलेक्ट्रॉन चाहिए और ब्रोमीन को न्यूक्लियस चाहिए। तो ये एक्चुअली अटैक कैसे करता है, तो ये अगर सिग्मा बॉन्डिंग है तो इसका एंटी बॉन्डिंग इसके अपोजिट साइड होगा, तो इसका एंटी बॉन्डिंग जो है वो अपोजिट साइड होने के कारण ये जो है बैक साइड अटैक करता है। ब्रोमाइड जो है ना ये बैक साइड अटैक करता है, और बैक साइड अटैक करने के कारण जैसे ही इसके सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में ये इलेक्ट्रॉन जाएगा ब्रोमाइड का, वो जो है वो सिग्मा का जो बॉन्डिंग आपको बॉन्ड होता है वो
टूट जाता है। तो देखो ये ब्रोमीन, ये वाला ब्रोमीन जो है यहाँ चला गया, ये वाला जो आपका ब्रोमीन है ये यहाँ चला गया, और ये जो अटैक कर रहा था वो ब्रोमीन उसके अपोजिट साइड में जुड़ गया। तो चूंकि जो आपका काउंटर आयन होता है ब्रोमाइड आयन, वो ब्रोमोनियम आयन के रिंग को ओपन करने के लिए बैक साइड अटैक करता है, इसलिए उसको ये जो स्टेरियो बनती है इसकी, वो जो है आपका ट्रांस स्टेरियो बनती है। क्या बनती है? ट्रांस स्टेरियो। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? एंटी एडिशन बोलते हैं। अपोजिट साइड में जुड़े, देखो दोनों ब्रोमीन जुड़ गए, तो दोनों ब्रोमीन एटम जुड़े हैं तो एडिशन रिएक्शन है, कोई भी चीज़ यहाँ पर निकला नहीं है उस सबस्टेज से। तो जुड़े ये एक दूसरे के अपोजिट हैं, 180 डिग्री पर है, इसलिए इसको एंटी एडिशन बोलते हैं। इसका स्टेरियो पूछता है क्वेश्चन में, आप बिल्कुल इन चीज़ों को याद रखेंगे। क्लियर है? आई होप कि आपको समझ आया होगा। अब आपको किसी भी प्रकार से परेशानी नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन टू फॉर्म एपॉक्साइड्स। अभी हम ब्रोमीन का जो Br2 का जो एडिशन था एल्कीन में वो देख लिए, उससे हमको क्या मिलता था? ट्रांस 1,2 डाई ब्रोमो, ट्रांस डाई ब्रोमो का आपका जो है कंपाउंड मिलता था। अब देखते हैं कि ये एपॉक्सीडेशन क्या होता है। जब एपॉक्साइड बनेगा कोई रिएक्शन में तो हम बोलेंगे कि भाई ये एपॉक्साइड बना है, या फिर बोलेंगे कि यहाँ पर एपॉक्सीडेशन हुआ है। तो ऐसा कैसा ऑक्सीडेशन करते हैं एल्कीन का जिससे क्या बनता है? एपॉक्साइड बनता है। तो एपॉक्साइड क्या होता है? तो मान लो सपोज ये मेरा कोई एल्कीन लिया हुआ हूँ, तो इस अगर एल्कीन में मैं एपॉक्सीडेशन कराता हूँ तो कोई ऑक्सीजन, ऑब्वियसली इस एल्कीन में जब ऑक्साइड जो है जुड़ता है, दैट इज ऑक्सीजन जुड़ जाता है, तो उसको हम एपॉक्साइड फॉर्मेशन बोलते हैं। तो इसके लिए मेरे को एक ऑक्सीजन का सोर्स ये रहेगा। तो सोर्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ अगर इस एल्कीन को रिएक्शन कराया जाता है तो उससे एपॉक्साइड बनता है, और ऑक्सीजन चूँकि इस रिएक्शन में जुड़ रहा है इसलिए इसको ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन, और एपॉक्साइड बन रहा है इसलिए बोलते हैं टू फॉर्म एपॉक्साइड। क्लियर है? अब यहाँ पर बात ये आती है फ्रेंड्स कि ये जो सोर्स ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा, क्या हर एक कंडीशन में आपका जो है एपॉक्साइड बनेगा? अगर कोई भी ऑक्सीजन लाऊं मैं यहाँ पर तो क्या एपॉक्साइड बनेगा? तो इसके लिए जनरली जो आपका जो कॉमनेस्ट आपका जो ऑक्सीडेंट होता है, जो सबसे ज़्यादा यूज़ में लिया जाता है इस रिएक्शन में, वो होता है परऑक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड। परऑक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड किसको बोलते हैं? तो कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब सब जानते हो, RCOH, RCOOH सबको पता है कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन अगर इसमें परऑक्सिल जुड़ता है, परऑक्सी, तो परऑक्सी लिंकेज किसको बोलते हैं? जब दो ऑक्सीजन जो है वो सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हों। ठीक है? तो वहाँ पर जैसे कि ये जो आपका लिंकेज दिखा रहा हूँ मैं, इसमें कार्बोनिल और एसिडिक हाइड्रोजन के बीच आपका ऑक्सीजन और सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन का लिंकेज अगर पाया जा रहा है तो ये एक परऑक्सी एसिड होगा। ठीक है? जनरली बोला जाता है कि एक ऐसा लिंकेज जिसमें ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन लिंकेज प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर देखो ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड है जिसमें आपका एसिडिक हाइड्रोजन और कार्बोनिल कार्बन के बीच में एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है। एक तो रहता ही है कार्बोक्सिलिक एसिड में, लेकिन यहाँ पर एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है। तो अल्टीमेटली अगर मैं ये बोलूँ कि ये एक परऑक्सी एसिड है, ठीक है, तो जनरली ये जो परऑक्सी एसिड होते हैं उनको यूज़ में लिया जाता है जब आपको एपॉक्साइड बनाना रहता है एल्कीन का। हम बात करेंगे कि ये कैसे बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैं कुछ
आपको एपॉक्साइड के स्ट्रक्चर्स दिखाए हैं, जिसमें देखना अगर जब इसको ये ट्राईसाइक्लिक एपॉक्साइड बनता है तो उसको ऑक्सीरेन बोलते हैं। जब टेट्रासाइक्लिक एपॉक्साइड बनता है तो उसको ऑक्सीटेन बोलते हैं। और जब इस तरह से 5 मेंबर जिसमें 2 ऑक्सीजन कंटेन कर रहे हैं, अगर ये आपका बनता है तो इसको बोलते हैं डाईऑक्सोलेन। ठीक है, अब इसका जो नेमिंग है उसको थोड़ा समझ लीजिए कि अगर ये 3 मेंबर रिंग बनाया है और 4 मेंबर रिंग बनाया है और 5 मेंबर रिंग बनाया है और इसको तो दो ऑक्सीजन लगे, तो इसका जो 3 मेंबर की अगर मैं बात करूं तो इसमें जो OX लगा है तो ऑब्वियसली वो OX किसके लिए लगा है, ऑक्सीजन एटम के लिए लगा है। और ये जो IR है, ये जो ऑक्सीरेन का OX तो ऑक्सीजन का हो गया, IR किसके लिए हो गया, IR हो गया 3 मेंबर रिंग बनाएगा तो, वैसे जब 4 मेंबर रिंग बनाएगा तो ET हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो N वर्ड है, ये जो N वर्ड है वो N वर्ड जो है कंप्लीट सैचुरेशन है, वहां पर कोई भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, उसके लिए लिया गया है। तो 3 मेंबर रिंग के लिए IR यूज किया जाता है, ऑक्सीजन के लिए OX और कंप्लीट सैचुरेशन के लिए AN। तो 3 मेंबर रिंग को क्या बोलते हैं, जिसमें एपॉक्साइड बना हुआ तो उसको ऑक्सीरेन भी बोलते हैं। तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, ऑक्सीरेन भी बोल सकता हूँ। समझ आया क्या भाई? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सोर्स ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म एपॉक्साइड। यस, तो वो जो हम परऑक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड की बात कर रहे थे उसी को थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, चलिए, ये परऑक्सी एसिड या पर एसिड जो होता है वो एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन रखता है। जब पिछले साइड में बता रहा था एक्स्ट्रा ऑक्सीजन एटम किसके बीच, कार्बोनिल ग्रुप और जो उसका एसिडिक हाइड्रोजन होता है, ये जैसे कि ये आपका कार्बोनिल ग्रुप हो जाएगा, ये आपका कार्बोनिल ग्रुप है और उसका ये एसिडिक हाइड्रोजन है। इन दोनों के बीच में एक एसिड है तो एक कार्बोक्सिलिक एसिड है तो एक ऑक्सीजन तो रहता ही है, लेकिन एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है। कौन सा वाला, ग्रीन वाला। तो ये जो ग्रीन वाला है वही आपका क्या है, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन। ये जो होते हैं एक्चुअली H2O2 के आपके एस्टर होते हैं। क्या एस्टर, दैट इज यहाँ पर देखो H2O2 कैसे होता है, ये H हो गया, O हो गया, ये O और ये H, यही तो है H2O2। तो इस H को आप किससे रिप्लेस कर दो, ये लीजिए COR। इस H को आप किससे रिप्लेस कर दीजिए, अगर मैं इसको हटाता हूँ देखिए, तो इसको आप रिप्लेस कर दीजिए COR, ये लीजिए। तो ये एक्चुअली आपके H2O2 के एस्टर ही तो हैं। अब अगर हम बात करें तो चूंकि एल्कीन को हम क्या बोल रहे थे, न्यूक्लियोफाइल। क्लियर है भाई? बिल्कुल। तो इस न्यूक्लियोफाइल का तो रिएक्शन जनरली इलेक्ट्रोफाइल के साथ होना चाहिए। तो ऑब्वियसली पर एसिड में आपका एक इलेक्ट्रोफाइल होना चाहिए। तो यहाँ पर ये जो ग्रीन वाला जो ऑक्सीजन होता है जो हाइड्रोजन से जुड़ा होता है वो आपका इलेक्ट्रोफिलिक ऑक्सीजन होता है। इसको क्या चाहिए रहता है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए रहता है। तो इस इलेक्ट्रॉन चाहिए रहता है, इसीलिए ये जो आपका ल्यूमो होता है, द ल्यूमो ऑफ परऑक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड इज द सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल ऑफ द वीक ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड।
देखिए इरेज ऑल थिंग्स, ये जो आपका ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड होता है, दो ऑक्सीजन के बीच जो बॉन्ड है उसका आपका जो लूमो है सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, क्योंकि यहाँ पर बॉन्डिंग तो बन गया है तो इसका एंटी बॉन्डिंग भी पाया जाएगा। तो सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल उसका ल्यूमो जो होता है वो इलेक्ट्रोफिलिक होता है। अब न्यूक्लियोफाइल जैसे कि एल्कीन कोई है उसको बहाना मिल जाता है और वो अटैक करता है इस इलेक्ट्रोफिलिक ऑक्सीजन पर और आपका एपॉक्साइड बनाता है। और एपॉक्साइड बना करके अगर मैं यहाँ पर एल्कीन नहीं लिया हूँ तो कोई भी न्यूक्लियोफाइल लिया हूँ तो वो जो है इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के साथ रिएक्शन करके ये बना लेता है और आपका बाहर क्या करता है वो कार्बोक्सिलेट आयन। और ये कार्बोक्सिलेट आयन जो है गुड लिविंग ग्रुप होता है। ऑब्वियसली इसके एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में जब ये अटैक करेगा तो इसका बॉन्डिंग वाला बॉन्ड टूट जाएगा। क्लियर है, ये एक कॉन्सेप्ट था। अब हम उसका रिएक्शन देख लेते हैं एल्कीन के साथ। तो सपोज देखिए यहाँ पर इसका मैं ऑर्बिटल व्यू दिखा रहा हूँ। ऑर्बिटल व्यू की अगर मैं बात करूँ तो ध्यान देना ये एक एल्कीन है। एल्कीन जो है अभी हम पढ़े कि वो जो है अगर सिंपल और अनकंजुगेटेड हो तो वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। अब न्यूक्लियोफाइल है तो कोई इलेक्ट्रोफाइल जब आएगा तो उसके साथ रिएक्शन तो करेगा। तो ये जो आपका ऑक्सीजन जो हाइड्रोजन से जुड़ा रहता है, अभी पिछले स्लाइड में हम देखे कि वो जो है क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक। तो इलेक्ट्रोफिलिक होने के कारण वो इस पर अटैक करता है और जब इस पर अटैक करेगा तो सिंपल सी बात है यहाँ पर एक बॉन्ड बनेगा। ऑब्वियसली पाई बॉन्ड टूट रहा है तो यहाँ पर एपॉक्साइड बनता है। क्या बनता है, एपॉक्साइड। और ये जो है आपका ये वाला बॉन्ड टूट जाता है, ये वाला बॉन्ड टूट जाता है और आपका क्या बनता है, ये बनता है एसिड। क्लियर है। तो ये जो आपका पर एसिड का जो इलेक्ट्रोफिलिक ऑक्सीजन है वो इस पर एसिड को छोड़ करके एल्कीन के साथ जुड़ करके एपॉक्साइड बना लेता है। क्लियर है भाई। चलिए अब मैं इसके एरो के निशान से मैं इसको समझाता हूँ। अब ध्यान देना थोड़ा सा। अगर मैं इसको इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट से अगर दिखाऊं तो देखो ये वाला बॉन्ड जो है टूटेगा तो एक जगह माइनस आएगा ऑब्वियसली और एक जगह प्लस आएगा। तो ध्यान दीजिए ये जो आपका न्यूक्लियोफाइल अगर अटैक करता है ऑक्सीजन के पास तो यहाँ पर इस ऑक्सीजन में ये अटैक कर दिया, ये वाला जो आपका बॉन्ड है टूटेगा। ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड टूट रहा है, बिल्कुल देखिए यहाँ पर भी दिखाया हूँ। तो उसके कारण ऑक्सीजन में माइनस आएगा तो ये माइनस और ये वाले कार्बन पे प्लस, यहाँ माइनस। तो इस तरह से ये एपॉक्साइड बन गया। अब देखो ये वाला जो ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड है इधर कार्बोक्सिलेट आयन बनाने के लिए इधर से शिफ्ट हो रहा है तो इस ऑक्सीजन पे माइनस आएगा और इस ऑक्सीजन पर जब माइनस आएगा और ये वाला H+ बाहर निकल रहा है प्रोटॉन के फॉर्म में तो ये H+ इस ऑक्सीजन माइनस के साथ जुड़ करके एसिड बना लेगा और यहाँ पर क्या बन गया, एपॉक्साइड। तो साथ साथ देखो क्या हो रहा है, ट्रांजिशन स्टेट फॉर एपॉक्सीडेशन। ये जो है एक साथ एपॉक्साइड हो रहा है, सॉरी एपॉक्साइड बन रहा है। देखिए तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये लीजिए ये वाला बॉन्ड टूट रहा है और यहाँ पर बॉन्ड बन रहा है, साथ ही ये वाला बॉन्ड टूट करके इधर ऑक्सीजन के साथ जुड़ रहा है और ये वाला आपका बॉन्ड मतलब आपका ये जो डॉटेड जो आपका बॉन्ड दिखाई दे रहा है वो एक ट्रांजिशन स्टेट, ना तो कंप्लीट टूटा हुआ है ना तो कंप्लीट बना हुआ है। आपको करना कुछ नहीं है, ये जो पर एसिड है उस हाइड्रोजन से पर एसिड में हाइड्रोजन से जुड़े हुए ऑक्सीजन को एल्कीन में जोड़ना है और एपॉक्साइड बनाना है। क्लियर है क्या भाई। तो ये बात हुई उसके एरो के जो आपका इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट किस प्रकार से हो रहा है इसमें, उसके अकॉर्डिंग इसका रिएक्शन। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। अगर किसी भी प्रकार से डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम जरूर आपकी प्रॉब्लम को जल्द से रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर मैं बात करूं इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री की तो आप ध्यान दे रहे होंगे तो ये जो आपका रिएक्शन हुआ
उसमें ऑक्सीजन दो तरफ से जुड़ा, देखिए यहाँ से भी जुड़ गया, यहाँ से भी जुड़ गया, देखिए इसमें भी इधर से भी जुड़ रहा है, इधर से भी जुड़ रहा है, पाई बॉन्ड टूट रहा है। अच्छी बात क्या है कि दोनों तरफ जो है, दोनों कार्बन से जब ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो एक ही साइड से जुड़ रहा है, वो दूसरे साइड को डिस्टर्ब नहीं कर रहे। जैसे ब्रोमीन एक साइड से जुड़ा तो दूसरा वाला जो है थोड़ा सा मजबूरीवश, कारणवश वो अपोजिट साइड से अटैक करता था, क्योंकि उसको कहाँ जाना रहता था, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में उसके। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें जो ऑक्सीजन है एक ही साइड से अटैक कर रहा है, तो एक ही साइड से जुड़ेगा। तो इसमें इसकी स्टेरियो जो आपकी पहले एल्कीन की जो स्टेरियो थी, चाहे वो सीस हो चाहे ट्रांस हो, उसमें तो वो कोई छेड़खानी नहीं कर रहा है। तो इसको हम कैसे समझ सकते हैं, तो देखो, बिकॉज बोथ न्यू कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड ऑन द सेम फेज, एक ही फेज में बढ़ रहा है, बिल्कुल एक ही साइड से अटैक हो रहा है। ऑफ द एल्कीन पाई बॉन्ड, द जियोमेट्री ऑफ एल्कीन इज रिफ्लेक्टेड इन द स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ एपॉक्साइड। अब सेम फेज में बन रहा है कार्बन और ऑक्सीजन का जो नया बॉन्ड है, तो जो एल्कीन का जियोमेट्री था वो रिफ्लेक्ट होता है एपॉक्साइड के स्टीरियोकेमिस्ट्री में, मतलब आपके चेंज नहीं होता स्टीरियोकेमिस्ट्री। जैसे सीस था तो सीस एल्कीन जो है सीस एपॉक्साइड बनाएगा, कोई भी प्रकार का चेंज नहीं हुआ स्टीरियोकेमिस्ट्री, सेम टू सेम दिख रहे हैं। वैसे ही ट्रांस एल्कीन जो है वो क्या बनाता है, ट्रांस एपॉक्साइड। समझ आ रहा है क्या भाई? तो मैं ये बोल सकता हूँ क्या, द रिएक्शन इज देयर फॉर स्टेरियो स्पेसिफिक, बिल्कुल। तो रिएक्शन जो है आपका स्टेरियो स्पेसिफिक है, इसको स्टेरियो स्पेसिफिक इसको बोलते हैं। एक पर्टिकुलर आपका जो स्टेरियो सेंटर वाले या स्टेरियो केमिस्ट्री वाली जो कंपाउंड है, एक पर्टिकुलर ज्योमेट्री की जो कंपाउंड है वही बनता है। इसमें कोई माइनर और कोई मेजर नहीं बनता, इसमें 100% प्रोडक्ट आपका स्टेरियो स्पेसिफिक, दैट इज 100% वही बनेगा। और स्टेरियो सेलेक्टिव में क्या होता है, कुछ मेजर होते हैं कुछ माइनर होते हैं, दैट इज जो ज़्यादा अमाउंट में बनते हैं वो मेजर और जो कम अमाउंट में बनते हैं वो माइनर। क्लियर है? चलिए हम इसका एग्जांपल देखते हैं। तो देखो, ये एक सिस स्टिल्बिन है, ये क्वेश्चंस आ चुका है आपके, ये भी क्वेश्चंस आ चुका है, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। और ये क्लेडन के एग्जाम्पल्स हैं, क्लेडन की बुक के एग्जाम्पल्स हैं, अच्छी बुक है। हर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने वाला इस बुक को ज़रूर एक बार पढ़ता है। क्लियर है? तो इसके जो क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं और सटीक एक्सप्लेनेशन इसमें दिया होता है। ज़रूर आप इसको एक बार पढ़िए, काफ़ी अच्छा लगेगा आपको। तो चलिए, अगर मैं इसके एपॉक्सीडेशन को बताता हूँ, तो ये जो एल्कीन है ये एक सीस एल्कीन है, लेकिन ये जो है एक ट्रांस एल्कीन है। क्लियर है क्या भाई? तो यहाँ पर ये MCPBA जो है मेटाक्लोरो पर बेंजोइक एसिड होता है, तो पर एसिड है कि नहीं? तो दोनों में रिएजेंट सेम है। अंतर क्या है कि ये सीस स्टिल्बिन है और ये ट्रांस स्टिल्बिन है, मतलब एक सीस आइसोमर और दूसरा ट्रांस आइसोमर। तो रिएजेंट तो सेम है, और रिएजेंट जब सेम है तो रिएक्शन जो है सेम होना चाहिए। लेकिन अब आपको पता होगा, चूंकि ये सिस एल्कीन है तो ये सिस एपॉक्साइड बनाएगा, और ट्रांस एल्कीन है तो ये ट्रांस एपॉक्साइड बनाएगा। तो इसको हम कैसे दिखाएंगे, तो ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पर ये जो दोनों आपके आर ग्रुप हैं वहाँ पर सेम साइड में है, दोनों वेज में दिखाई दे रहे हैं। तो इसको सिस स्टिल्बिन ऑक्साइड, दैट इज़ यहाँ पर सीस से सीस बना, और यहाँ पर देखिए ये जो आपका दो आर ग्रुप हैं दोनों एक दूसरे के ट्रांस में है, एक वेज में है तो एक डेस में है। तो ट्रांस से ट्रांस स्टिल्बिन और ट्रांस स्टिल्बिन से ट्रांस स्टिल्बिन ऑक्साइड और सीस स्टिल्बिन से सिस स्टिल्बिन ऑक्साइड बन रहा है। क्लियर है? बिल्कुल आपको समझ आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं कि यहाँ पर अगर मैं रिएक्टिविटी देखूँ, रिएक्टिविटी ऑफ एल्कीन टूवर्ड्स एपॉक्सीडेशन, तो बताओ ये MCPBA जैसे ही मैं देखता हूँ और साथ में एल्कीन देखता हूँ तो कितना टाइम लगता है आपको कि आपको यहाँ पर एपॉक्साइड बनाना है। बिल्कुल MCPBA जो है क्या करता है,
एपॉक्साइड एल्कीन के साथ बना सकता है। क्लियर है? बिल्कुल। अब दिक्कत ये है कि इसका एक इक्विवेलेंट दिया है, और एक इक्विवेलेंट जब दिया है तो यहाँ पर तो एक ही जगह एपॉक्साइड बन सकता है, और आपका यहाँ पर दो जगह डबल बॉन्ड दिया है, दो जगह एल्कीन है। और जब दो जगह एल्कीन है तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पर मैं एपॉक्साइड बनाऊँ। क्यों? क्योंकि यहाँ से आपको 4 ऑप्शन बनाएगा, एक जगह सही ऑप्शन बना के सेम स्टीरियो रखेगा, आपका इसी जगह पर बना करके आपको ट्रांस स्टीरियो रखेगा, एक बार यहाँ सीस रखेगा और ट्रांस रखेगा। तो इतना तो पता है हमको कि MCPBA जब अटैक करता है तो सीस से सीस और ट्रांस से ट्रांस बनाता है एपॉक्साइड में, लेकिन यहाँ अटैक करेगा कि यहाँ अटैक करेगा। तो इसके लिए हमको समझना क्या है कि ये MCPBA पर इसका रिएक्शन करने का जो मैकेनिज्म होता है, वो मैकेनिज्म क्या होता है? वो होता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। वो होता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। और इस इलेक्ट्रोफिलिक में एडिशन में MCPBA इलेक्ट्रोफाइल होता है और एल्कीन जो है वो न्यूक्लियोफाइल होता है। तो मैं तो यही देखूंगा कि तुम दोनों न्यूक्लियोफाइल हो, लेकिन सेम तो नहीं हो, और सेम नहीं हो तो तुम्हारी न्यूक्लियोफिलिसिटी का पावर अलग अलग है। तो किसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा है? तो ऑब्वियसली जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी वहाँ पर न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर देखो, इधर इसका प्लस आई, इधर इसका प्लस आई, तो इस एल्कीन में भी तो इधर प्लस आई है, इस एल्कीन में भी तो इधर प्लस आई है, लेकिन इधर इस वाले एल्कीन में इधर भी प्लस आई देने वाला है, इधर भी प्लस आई। तो चारों तरफ से इंडक्टिव इफेक्ट, और चारों तरफ से इंडक्टिव इफेक्ट वो भी पॉजिटिव वाला, ये क्या लग रहा है आपका? प्लस आई। तो इस कंडीशन में आप बताओ मेरे को कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो यहीं ज़्यादा हो रही है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब यहीं ज़्यादा हो रही है तो इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्शन कौन करेगा? तो भाई जो ज़्यादा ताकतवर रहेगा वही करेगा। तो ये जो है आपको ये बता रहा है कि आपको मोर सब्सटीट्यूटेड एल्कीन जो होता है ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक होता है, और मोर न्यूक्लियोफिलिक विल बी रिएक्ट फर्स्ट। तो आपको एपॉक्साइड कहाँ पर बनाना है? वो बनाना है ये जो सब्सटीट्यूटेड एल्कीन है वहाँ पर एपॉक्साइड बनेगा, और वो भी सेम स्टीरियो दैट इज सिस स्टीरियो के साथ एपॉक्साइड बनेगा। क्लियर है क्या भाई? तो देखिए यही है क्या आपका एल्कीन कहाँ बनाना था, सॉरी एपॉक्साइड कहाँ बनाना था? जो ज़्यादा आपका न्यूक्लियोफिलिक डबल बॉन्ड है उस पर एपॉक्साइड बनाना था। आपका ये सब्स्टिट्यूटेड वाला ही तो ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक था, तो एपॉक्साइड कहाँ बना? यहाँ पर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ भी देखिए 1 इक्विवेलेंट आपका पर एसिड लिया हुआ है, एल्कीन दिया हुआ है वो भी 2 कॉन्जुगेटेड। तो कॉन्जुगेशन में है तो ये तो दोनों सेम है, इक्विवेलेंट है, तो कहीं भी आप क्या कर दीजिए, एपॉक्साइड बना दीजिए। तो इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये आपका क्या बन गया? एपॉक्साइड। आपको सिर्फ क्या याद रखना था कि ये पर एसिड है, और पर एसिड जो है एल्कीन के साथ एपॉक्साइड बनाने की टेंडेंसी रखती है। क्लियर है भाई? आगे बढ़ते हैं। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में देखते हैं कि एक एल्कीन है आपका, डिफरेंट टाइप के एल्कीन दिए हुए हैं मैंने। अब ये जो एल्कीन है इसमें अगर मैं आपको पूछूं कि रिएक्टिविटी का ऑर्डर बताओ टुवर्ड्स एपॉक्सीडेशन, मतलब कौन सा जो आपका एल्कीन है पहले रिएक्ट करेगा एपॉक्साइड बनाने के लिए। तो अभी ऊपर कॉन्सेप्ट बताया मैं कि जिसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी जो है ज़्यादा होगी वो पहले आपका क्या करेगा? रिएक्शन करेगा। तो उस हिसाब से तो जो ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड होता है वो ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक होगा, क्योंकि यहाँ पर देखो चारों में प्लस आई देने वाले, यहाँ पर 3 प्लस आई देने वाले, यहाँ 2 प्लस आई, और इस 2 प्लस आई में यहाँ पर देखो ये आपका यहाँ भी 2 प्लस आई, लेकिन यहाँ पर ये यूनिडायरेक्शनल है, और ये जो है आपका इधर अपोजिट है, यहाँ पर 1 प्लस आई, और यहाँ पर कोई भी प्लस आई काम नहीं कर रहा है। तो आपको पता चल रहा होगा कि बाएं से दाएं जो है न्यूक्लियोफिलिसिटी एल्कीन की बढ़ रही है, और जब न्यूक्लियोफिलिसिटी आप एल्कीन बढ़ रही है तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ, जो बाएं से दाएं चलने पर मेरी जो रिएक्टिविटी है एल्कीन की एपॉक्साइड बनाने की वो बढ़ रही है। तो आपका ऑर्डर क्या आ जाएगा? आपका ऑर्डर आ जाएगा ये बढ़ते क्रम में।
तो आप क्या लिखेंगे, मोर सब्सटीट्यूटेड एल्कीन एपॉक्साइड फास्टर। जो ज़्यादा सब्सटीट्यूटेड एल्कीन होता है, जो ज़्यादा स्टेबल एल्कीन होता है, वो आपका क्या करता है, ज़्यादा इजीली एपॉक्साइड का फॉर्मेशन करता है। क्लियर है? आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आए होंगे। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पहले भी बन चुका है और अभी भी यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। क्लियर है? चलिए, सो गाइस आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, सभी कॉन्सेप्ट्स आपको अच्छी तरीके से समझ आए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन की घंटी को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको जल्द से जल्द हमारा वीडियो मिलते रहे। ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।